हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी विवेक धर्मशी और आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है ये AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर है। यस, AS9 अ वेरी सिंपल स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड जिसमें कोई प्रैक्टिकल सम्स एज सच हमें सॉल्व नहीं करना, थियोरेटिकल स्टैंडर्ड है। और हम इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पर दो पार्ट्स बनाएंगे। पार्ट 1 में वी विल बी taking into consideration, explaining the whole accounting treatment, AS9 क्या कहता है, कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, क्या उसके प्रिंसिपल्स है, कौन सी कंडीशंस कंप्लाई करनी है, ये सारी चीजें हम पार्ट 1 में देखेंगे। और पार्ट 2 में हम लोग इसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पर बहुत सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, मॉक क्वेश्चंस, आपके आरटीपी क्वेश्चंस, सारे ही क्वेश्चंस को कवर भी करेंगे। श्योर। सो हम AS9 में पार्ट 1 आपका पूरा स्टैंडर्ड का एक्सप्लेनेशन होगा और पार्ट 2 में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के सम सॉल्व करेंगे। श्योर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये स्टैंडर्ड। मैं आपको ये पहले बता दूं कि आप एक प्रॉपर अपना जो भी स्टेशनरी है, पेन, बुक, पेंसिल, वो लेकर रखिए, बिकॉज मेरे हर स्टैंडर्ड का जो पार्ट 1 होता है जिसमें हम पूरे स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करते हैं, इट हैज लॉट ऑफ चार्ट्स। सो अगर आप चाहें तो आप इसको वीडियो को बीच बीच में पॉज कर आप अपने चार्ट्स भी बना सकते हैं, आप अपने नोट्स भी जो है वो बना सकते हैं। श्योर। चलिए लेट अस स्टार्ट। अब सबसे पहले हम, बिफोर वी स्टार्ट विद द फुल फ्लेजेड की AS9 क्या कहता है, पहले हम ये बात क्लियर कर ले कि AS9 डज नॉट डील विद द फॉलोइंग थिंग्स। मतलब AS9 के एम्बिट, AS9 के स्कोप में ये चार चीजें नहीं है। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से आई हुई इनकम। अब वो क्यों नहीं है? बिकॉज दैट इज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ बाय AS7। द सेकेंड इज हायर परचेज। हायर परचेज पे जो आपको इनकम आता है वो भी AS9 के स्कोप के बाहर है। AS9 नहीं बताएगा कि उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, उसकी रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है, बिकॉज वो AS19 में कवर्ड है। द थर्ड इज गवर्नमेंट ग्रांट्स। ना गवर्नमेंट ग्रांट्स इज AS12, वो वहां पर कवर है। इसीलिए गवर्नमेंट ग्रांट जब मिलता है, बी इट कैपिटल इन नेचर, बी इट रेवेन्यू इन नेचर, बी इट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सारी ही बातें AS12 में है। इसको AS9 में मत ढूंढिए। फोर्थ इज इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू। इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू आपको मालूम है, इट इज द प्रीमियम अमाउंट। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी प्रीमियम की अमाउंट कैसे रिकॉर्ड करनी चाहिए, कितनी रिकॉर्ड करनी चाहिए, अगर वो एक पर्टिकुलर प्रीमियम जो है वो ये फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर तक के पीरियड को कवर करता है, तो हम कितना अभी रिकॉर्ड करें, कितना बाद में रिकॉर्ड करें, ये सारी बातें AS9 नहीं बताता। Please make a note of this. Construction contracts, hire purchase, government grants and insurance company की प्रीमियम इनकम कैसे रिकॉर्ड होगी, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, ये AS9 के स्कोप से बाहर है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? और अगर मैं दूसरी बात के पर चर्चा करूं जो AS9 में कवर्ड नहीं है, तो वो है डिस्पोजल ऑफ फिक्स असेट। जब आप कोई फिक्स असेट को बेचते हैं और आपको उस पर प्रॉफिट होता है, उसकी क्या ट्रीटमेंट हो, उसकी ट्रीटमेंट भी जो है वो AS10 में कवर की गई है, तो उसको AS9 में ना ढूंढे। सेकेंड, डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन लेस देन इट्स कैरिंग अमाउंट। अगर मैं इसको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसा हो सकता है कि लेट अस से फॉर एग्जांपल आपकी लायबिलिटी 5 लाख है और सामने वाले ने आपको कह दिया कोई बात नहीं, 5 नहीं 3 लाख भर दीजिए, लेट अस क्लोज द मैटर। अब जब यहां पर आपको 5 लाख भरने थे और आपका काम 3 लाख में हो गया, तो आपको नहीं लगता 2 लाख आपका एक तरह से गेन है, और जो ये गेन है इसे कैसे रिकॉर्ड करना है ये भी AS9 नहीं बताता। अगर मैं अनरियलाइज की बात करूं तो जो नेचुरली एग्री और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है, जो ट्रीज है, ग्रास है, जो ग्रो होते हैं, उसकी भी जो ट्रीटमेंट है, वो जो बेनिफिट है वो भी AS9 कवर नहीं करता। इट ऑल्सो डज नॉट कवर इफ देयर इज एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स, बी इट स्टॉक, बी इट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो अनरियलाइज गेन में नेचुरल इंक्रीज इन योर एग्री और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स। रियलाइज की अगर हम बात करें तो फिक्स एसेट को बेचकर जो प्रॉफिट आता है, या आपने कम अमाउंट में आपकी लायबिलिटी को सेटल किया। रियलाइज अनरियलाइज में और चेंज इन फॉरेक्स रेट्स। फॉरेक्स रेट्स में जो डिफरेंस आता है वो आपको मालूम है कि वो वाली सारी डिस्कशन AS11 में है। एंड ऑब्वियसली एडजस्टमेंट अराइजिंग ऑन ट्रांसलेशन ऑफ
फॉरेन करेंसीज इन स्टेटमेंट, मतलब जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारे होम करेंसी नहीं फॉरेन करेंसी में है, और जब हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं तो जब हम फॉरेन करेंसी से हमारी होम करेंसी में ट्रांसलेट करते हैं तो उस ट्रांसलेशन पर जो गेन होता है, जो लॉस होता है, उसकी भी ट्रीटमेंट AS9 नहीं कहता। तो ये जो मेरा पहला स्लाइड है जिसको हमने 5 मिनट्स एक्सप्लेन किया, आप एकदम अच्छी तरह से पहले चार्ट बना लीजिए कि AS9 कौन सी एरियाज पर बात नहीं करता। Which are those areas where AS9 clearly does not prescribe the accounting treatment? These are those transactions, these are those areas where AS9 is not applicable. Sure about this? पक्का? तो अब हम देखते हैं कि AS9 कहां पर एप्लीकेबल है, AS9 क्या कहना चाहता है। अब सबसे पहले चीज हम एक समझ लेंगे, बेसिक से हमने एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 तरह से आपकी इनकम है। एक, आप गुड्स बेचते हो, राइट, आप गुड्स बेचते हो, कुछ ना कुछ चीज बेचते हो। सेकेंड, यू आर नॉट इनटू द गुड्स, आप सर्विस देते हो, ठीक है, आप सर्विस देते हो। या तो फिर ना आपकी ना कोई गुड्स बेचकर इनकम है, ना कोई सर्विस देकर इनकम है, आपकी बैठे बैठाए इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फिर डिविडेंड इनकम है। इज दिस क्लियर? अगेन आई रिपीट, गुड्स है, सर्विसेज है, या इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड इनकम है। अब जब आप गुड्स बेचोगे ऑब्वियसली आपको पैसे आएंगे, सर्विस दोगे तो यू विल अर्न एंड इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। तो हमें बारी बारी से डिस्कस करना है कि ये इनकम को हम कैसे रिकॉर्ड करें। सबसे पहले हम कुछ कॉमन सी चर्चा कर लें। अगर आपको गुड्स या सर्विसेज देकर जो पैसे मिलता है उसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट में इनकम की तरह अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो यू हैव टू कंप्लाई विथ 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस। ये 2 कंडीशंस को अगर आप पार कर लें तो आप अपनी इनकम को आराम से रिकॉर्ड कर सकता है, कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज, कैन वी मेजर द रेवेन्यू? दैट इज मेजरेबिलिटी टेस्ट। मेजरेबिलिटी टेस्ट। सर ये मेजरेबिलिटी टेस्ट क्या होता है? इसका मतलब यह है कि क्या आप मेजर कर सकते हैं आपको कितना रेवेन्यू आने वाला है? क्या आपको पता है एग्जैक्ट अमाउंट आपको कितना रेवेन्यू आने वाला है? हाँ सर वो तो मुझे पता है। बहुत बढ़िया, देन यू गो फॉर द स्टेप 2। आर यू श्योर दैट अमाउंट विल बी कलेक्टेबल? दैट इज कलेक्टेबिलिटी। सर कलेक्टेबिलिटी मतलब आपको ये तो पता है कि आपको कितना अमाउंट आने वाला है, बट क्या आपको ये पता है कि वो कंफर्म आएगा या नहीं? ओके ओके, मतलब देयर आर 2 टेस्ट्स, मेजरेबिलिटी, कलेक्टेबिलिटी। सर इफ कंसिडर मेरे को कंफर्म है कि आएगा बट मुझे मालूम नहीं है कितना आएगा, मतलब आई नो देयर इज अ कलेक्टेबिलिटी but I don't know the measurability. That's it. You cannot record the revenue. Rule says इनमें से अगर कोई एक भी कंडीशन आपकी कंप्लीट नहीं होती, the rule says postpone the recognition of revenue. Postpone the recognition of revenue. आप अभी अपनी रेवेन्यू को रिकॉर्ड ना करें अगर आपका मेजरेबिलिटी या सर्टेनिटी जो है वो कंफर्म नहीं है। आपको लगता है मुझे मालूम है कितना आएगा बट आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, सामने वाला देगा कि नहीं देगा पता नहीं। या तो फिर ऐसा हो सकता है सामने वाला देगा कंफर्म है लेकिन आई डोंट नो हाउ मच, आई एम नॉट एबल टू मेजर नाउ। रूल सेज डू नॉट रिकॉर्ड इट एज योर इनकम। वेट टिल द टाइम कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 इज कंप्लाइड। क्या आपको एकदम क्लियरली समझ में आया? श्योर अबाउट दिस? सर मैं मेजर भी कर पा रहा हूं, मैं कलेक्ट भी कर पा, मुझे कंफर्म है कि कलेक्ट भी होगा। इज इट सो? रूल सेज यू कैन रिकॉर्ड रेवेन्यू। यू कैन रिकॉर्ड रेवेन्यू। आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, आराम से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब सर अगर ये 2 कंडीशन मेरी कंप्लीट हो जाती है तो आई कैन पास एन एंट्री फॉर इनकम। यस यू कैन सर, बट आफ्टर पासिंग द इनकम लेट अस से इफ देयर इज एन अनसर्टेनिटी दैट कम्स अप। See, if before passing the entry there is an uncertainty, the rule says do not pass the entry, do not record the revenue. But if you record the revenue and the uncertainty comes, then the rule says you have to make a provision. I repeat, you have to make a provision. Please make a note of this.
डू नॉट एडजस्ट इन द रेवेन्यू। सर डू नॉट एडजस्ट इन द रेवेन्यू को मतलब एक बार आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, लेट अस से फॉर एग्जांपल आपको किसी से 1 लाख रुपीस आने थे, आपने रिकॉर्ड कर दिए कि मेरे को 1 लाख आने थे, आपने वो 1 लाख को रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन अब अनसर्टेनिटी आ गई है। आप समझ रहे हैं, अब आपको लगता है सामने वाला नहीं देगा, लेट अस से आपको लगता है सामने वाला 50% नहीं देगा। अब आप 50% मतलब 50,000 रुपीस का प्रोविजन पास कर लीजिए, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स पास कर लीजिए। लेकिन अगर आप आपकी पहले रिकॉर्ड करी हुई जो रेवेन्यू अमाउंट है उसको जाके ट्वीक करेंगे, उसको जाके मॉडिफाई करेंगे, आप डायरेक्ट रेवेन्यू के फिगर को चेंज करेंगे, दैट इज नॉट अलाउड। अच्छा, मतलब एक बार रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया तो हो गया, यस एक बार रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया तो हो गया, उसके बाद अगर आपका पूरा पैसा भी डूबता है तो आप पीएनएल में उसको डेबिट कर देंगे, लेकिन अब रेवेन्यू आप सेल्स की एंट्री को टच नहीं करेंगे। ओके, मतलब AS9 इज वेरी क्लियर। आपके 2 कंडीशंस कंप्लाई हो रहे हैं क्या? कलेक्टेबिलिटी, मेजरेबिलिटी। हाँ, रिकॉर्ड द रेवेन्यू। सर आई रिकॉर्डेड द रेवेन्यू, आई रिसीव्ड ऑल्सो, खत्म हो गया, देयर इज नथिंग टू डू। सर मैंने कलेक्टेबिलिटी भी था, मेजरेबिलिटी भी था, आई रिकॉर्डेड द रेवेन्यू, बट देन नाउ द अनसर्टेनिटी हैज कम। वॉट एवर द अनसर्टेनिटी इज, यू कैनॉट चेंज द फिगर ऑफ रेवेन्यू। वंस रिकॉर्डेड ऑलवेज रिकॉर्डेड। नाउ मेक पीएनएल में डेबिट जो भी आपको करना है। और सर मेरा पहले से ये 2 कंडीशन कंप्लाई नहीं हो रहा है, रूल सेज डोंट पास द एंट्री, वेट, पोस्टपोन। I hope that is very much clear. So the standard has made it very clear, crystal, कि भाई what are the conditions that you need to comply before recording revenue. Sure. Now, interest को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? टाइम प्रोपोर्शनेटली। यस, हमने तो कितने सारे चैप्टर्स करे हैं, हमें पता है कि इंटरेस्ट हमेशा हम लोग जैसे मंथ वाइज ड्यू होता है उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, डेज वाइज कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट का बड़ा सिंपल है कि भाई आप उसको प्रोपोर्शनेटली टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड कीजिए। रॉयल्टी को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? रॉयल्टी को रिकॉर्ड करेंगे अक्रूवल बेसिस पर, यस और नो, अक्रूवल बेसिस पर, या फिर नॉर्मली लोग कहते हैं एज पर द एग्रीमेंट, जिसके साथ भी आपका एग्रीमेंट हुआ है उसके साथ उसके हिसाब से रिकॉर्ड कीजिए। एग्रीमेंट में जो लिखा उसके हिसाब से आप रिकॉर्ड कीजिए। और डिविडेंड जो है, डिविडेंड कैसे रिकॉर्ड होगा? व्हेन द ओनर्स राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड। अब आप बोलेंगे सर ये व्हाट इज ओनर्स राइट टू रिसीव? In short, when the dividend is declared. Always remember, only when the dividend is declared, then only you can record the dividend. Obviously, it doesn't matter whether paid or no. But yes, what matters is the dividend should be declared. Dividend declared, owner receives the right of dividend. You can record it in your P&L, but make sure the dividend should be declared. आप अपने चार्ट में क्लियरली लिखेंगे ओनर्स राइट टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टैब्लिश, का मतलब है व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। सो आज के बाद ये 3 चीजें आप कभी नहीं भूलेंगे, इंटरेस्ट time proportionate basis, royalty as per the agreement, dividend when the owner's right is established. When is the right established? When the dividend is declared. Sure about this? एकदम परफेक्ट, क्लियर हो गया आपको, एकदम अच्छी तरह से सब समझ रहा है। आई होप आप पॉज कर अपने चार्ट्स बना रहे हैं। अब अगर मैं गुड्स पर आऊं कि भाई सेल ऑफ गुड्स है, तो फिर कैसे? रूल सेज सेल ऑफ गुड्स विल बी कंसिडर्ड इफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड, यू हैव नॉट रिटेन एनी कंट्रोल, आपने कोई उस पर गुड्स पर कंट्रोल नहीं रखा, एंड ऑब्वियसली देयर इज अ रीजनेबल अल्टीमेट एक कंफर्म है कि आपका कलेक्शन होगा। रूल सेज अगर ये 4 कंडीशन समझ लीजिए पार हो जाता है तो एज पर AS9 यू कैन रिकॉर्ड योर इनकम which you have earned by selling the goods. I repeat, transfer the property, risk and rewards have been transferred. आपका कोई भी right of disposal नहीं है, मतलब आपने उस goods पर, seller ने उस goods पर अपना कोई control नहीं रखा है, और आपको reasonably पता है कि ultimately collect हो जाएगा, सामने वाला जो है मुझे पैसे देगा, तो फिर आप goods बेचने पर आपकी जो income है उसे record कर सकते हैं। Sure? अब मैंने यहां पर बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए हैं सो दैट बहुत सारे बच्चे अगर कोई सम्स को उनके पास टाइम ना मिले कि हम सम सॉल्व करें या ना करें, अगर उनके पास टाइम ही नहीं है कि हम सम सॉल्व करें या ना करें, तो वो ये मेरे सारे एडजस्टमेंट्स को देख के झटपट आराम से समझ सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं। तो सबसे पहले एजेंसी बिजनेस। अब एजेंसी का बिजनेस होता है मतलब आप एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं।
आप एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, एजेंट जो होता है वो अपने प्रिंसिपल के लिए क्या करता है? अपने प्रिंसिपल के लिए गुड्स परचेज भी करता है, अपने प्रिंसिपल के लिए वो गुड्स सेल भी करता है। मुझे बताइए, जब एजेंट कोई गुड्स को परचेज और सेल करता है तो ये उसका परचेज सेल है या उसके प्रिंसिपल का? यू आर राइट, प्रिंसिपल का। तो एजेंट की इनकम क्या है? अरे उस पर्टिकुलर परचेज सेल पर मिलने वाला कमीशन। आर यू गेटिंग दिस? उस पर मिलने वाला कमीशन। तो याद रखें, एजेंट के लिए उसका रेवेन्यू, एजेंट के लिए उसका टर्नओवर, एजेंट के लिए उसकी इनकम इज कमीशन। श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट, डिलीवरी डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट। डिलीवरी डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट, ये मतलब योर गुड्स इज रेडी, सेलर डिलीवरी देने के लिए तैयार है, लेकिन बायर ने डिले कर दिया। बायर ने कहा आज मत करो, कल मत करो, परसों मत करो। बात खत्म हो गई गाइस। आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज यू आर रेडी टू डिलीवर, सेलर इज रेडी टू डिलीवर. The fault is on the part of buyer, and therefore we assume that the ownership has been transferred, the risk and rewards have been transferred, and therefore you can record revenue. The third is installation, और installation fees का तब रिकॉर्ड किया था when the installation is done. जब आपका कोई इंस्टॉलेशन फीस है तो इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद ही आप उसे रिकॉर्ड करें. फिर और एक प्रकार का होता है सेल ऑन रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस, और इस पर तो आपको मालूम है कि हमारा फुल फ्लेजेड एक चैप्टर है, लेकिन मैं अगर आपको 2 मिनट बोलना चाहूं तो बोल सकता हूं कि सेल ऑन रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस पर रीजनेबल समय में आपको सेलर को बोलना होता है कि वेदर यू वांट टू बाय और नो. If the reasonable time has been decided, then it's okay. But if it is not, then आपको एक जो भी उस पर्टिकुलर सेक्टर, उस पर्टिकुलर बिजनेस में जो टाइम रीजनेबल चलता है उस समय में बताना है. रूल कहता है अगर आपने बता दिया कि मुझे नहीं चाहिए, इट इज नॉट अ सेल. बट अगर वो रीजनेबल टाइम चला गया या जो डिसाइडेड टाइम था वो चला गया और आपने कुछ नहीं बोला, तो इट विल बी डीम्ड एज इफ इट हैज बीन सोल्ड, एंड देन यू कैन रिकॉर्ड योर रेवेन्यू. श्योर अबाउट दिस? पक्का. नेक्स्ट, गारंटीड सेल्स है, दैट इज अनलिमिटेड राइट टू रिटर्न. अगर आपने देखा होगा बहुत सारे शॉप्स में ऐसा होता है, बहुत सारे डीलर्स जो होते हैं वो अपने रिटेलर्स को कहते हैं कि आप बिंदास बेचिए, कंफर्म बिकेगा, नहीं बिका तो आप कभी भी हमें रिटर्न कर देना. अब रूल कहता है जब ऐसी फैसिलिटी हो तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एक सूटेबल प्रोविजन पास करके रखना पड़ेगा. कल जाकर वो फिर से रिटर्न हुआ तो फिर देन आपका बैलेंस शीट का जो पोजीशन है वो बिगड़ना नहीं चाहिए अचानक. इसलिए रूल कहता है देयर इज एन अनलिमिटेड राइट टू रिटर्न. पास्ट में देखिए, पास्ट में आपको कितना परसेंट लोगों ने रिटर्न किया है. लेट अस से फॉर एग्जांपल फॉर एवरी 100 टीवीज दैट यू सेल टू योर डीलर्स, टू योर रिटेलर्स, 10 टीवी फिर से आता है, तो फिर आपको समझ गया कि 10% तो रिटर्न होता ही है. तो आप वो गारंटीड सेल्स पर जो है अपना पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक रीजनेबल 10% का प्रोविजन पास करेंगे. क्लियर है? नेक्स्ट इज कंसाइनमेंट सेल्स. एंड कंसाइनमेंट सेल्स का मतलब आपको मालूम है कंसाइनर कंसाइनी, और वो कब बेचता है. कंसाइनर अपने रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगा? जब वो कंसाइनी को देगा या कंसाइनी अल्टीमेटली थर्ड पार्टी को देगा. यस, यू आर राइट. कंसाइनी जब अब थर्ड पार्टी, एक एक्सटर्नल थर्ड कस्टमर को जब बेचेगा, तभी कंसाइनर जो है उसे अपना सेल, अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा. श्योर अबाउट दिस? The seventh is cash on delivery, or obviously it is recorded when the cash is received. This is something which we already know because हम लोग भी Amazon, Flipkart से काफी बार मंगाते हैं COD, and you know कि भाई जब तक कैश नहीं आ जाता सामने वाला उसका सेल रिकॉर्ड नहीं करता. रूल कहता है अगर सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी होने वाला था और डिलीवरी के बाद लास्ट पेमेंट में होने वाला था, तो रूल कहता है फिर तो आप रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड कीजिए जब सारी डिलीवरी हो जाए. When the ultimate goods have been delivered, then only record your revenue. श्योर अबाउट दिस? तो यहां पर मैंने 8 डिफरेंट सिनेरियोस, 8 डिफरेंट एंगल्स को यहां पर एक्सप्लेन किया. लेट अस कम टू मोर. द सेल परचेस एग्रीमेंट, फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन. बहुत बार ऐसा होता है, देयर आर 2 पीपल ए एंड बी. ए बी को प्रॉमिस करता है कि आई एम सेलिंग यू दिस गुड्स एट 1 लाख, तो तू गुड्स ले और मुझे 1 लाख दे, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आफ्टर 3 months आई विल बाय दिस गुड्स फ्रॉम यू एंड यू विल सेल मी दिस गुड्स फॉर 1.5 लाख. अब मुझे बताइए ऐसा कैसा सेल ट्रांजैक्शन है भाई जहां पर आप आज बेचते हो और उसको प्रॉमिस भी करते हो कि आफ्टर 3 months आई विल बाय बैक. अगर आपको 3 months बाद बाय करना ही था तो क्या वो सेल है? नहीं, वो एक फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन है गाइस. लोग इसे सेल का नाम देकर
अपने अपनी जर्नल एंट्रीज को मैनिपुलेट करते हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ सेल ऑफ गुड्स। जब आपने उसको 1 लाख का गुड्स बेचा तो आपने एक्चुअली बेचा नहीं, आपने गुड्स एज अ सिक्योरिटी रखा है, और उससे जब आपने पैसे लिए तो वो पैसे कोई सेल के पैसे नहीं थे, वो पैसे थे एज अ लोन। मेच्योरिटी पर जब आप उसको 1 लाख के गुड्स प्रॉमिस करते हो कि आई बाई इट फॉर 1,50,000, इसका मतलब द डिफरेंस ऑफ 50 इज नथिंग बट द इंटरेस्ट दैट यू आर पेइंग टू दैट कंसर्न पर्सन बिकॉज यू आर टेकन 1 लाख अर्लियर। So please make a note of this. This is not a sale transaction when someone commits कि मैं फ्यूचर में यही गुड्स फिर से तुझसे लूंगा. This is a financing transaction. This is not a sale transaction and therefore outside the scope of AS9. Sure about this. If there is a sale to intermediate party, ये जो है वो incomplete है चार्ट में, इसको कैंसिल कीजिए प्लीज. The next is subscription for publications. Now subscription for publications में रूल ऐसा कहता है कि let us say for example if there is a magazine जिसका आपने 3,000 rupees पे किया है for 3 years, the rule says defer. Do not record 3,000 in the first year itself. You know that subscription is for 3 years. You will record the 3,000 every year as 1,000, 1,000 and 1,000. So वो defer revenue का यहाँ पर मतलब है, मैंने हर पॉइंट को ऐसा शॉर्ट में लिखा है इसलिए मैं आपको एक एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो जब आपको मालूम है कि आपका, जैसे मैंने बताया कि सब्सक्रिप्शन 3 इयर्स का है और 3 इयर्स का 3,000 है, तो आप डेफर करेंगे, हर साल 1,000 रिकॉर्ड करेंगे, ना कि पहले ही साल 3,000 का रेवेन्यू बुक कर लिया. द नेक्स्ट इज इंस्टॉलमेंट सेल्स. और इंस्टॉलमेंट सेल में रूल कहता है एक्सक्लूसिव अगर है तो रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट एज एंड व्हेन रिसीव. मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि सेलर जो कहता है वो कहता है कि अगर आपने टाइम से जो है गुड्स नहीं पिक किए तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, आपको हम डिले चार्जेस लगाएंगे. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है बोलने के बाद भी एक्चुअल कस्टमर ये इंटरेस्ट या डिले चार्जेस नहीं पे करता. रूल कहता है आप पास को देखिए, चेक कीजिए कि आप रीजनेबली सर्टन है. आपको तो मैंने स्टैंडर्ड के वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था, रीजनेबिलिटी एंड कलेक्टिबिलिटी, दिस मेजरेबिलिटी एंड कलेक्टिबिलिटी आर द वेरी इंपॉर्टेंट टू कंडीशंस. सो चेक कलेक्टिबिलिटी है, अगर है तो रिकॉर्ड कीजिए, वरना मत कीजिए. The rule says sale of future goods. Future goods का मतलब है अभी ऐसे गुड्स का आपने एग्रीमेंट किया है जो रेडी नहीं है, जो बने नहीं है, और ऐसे वक्त पे जो आपको पैसे कोई दे जाता है तो उसे एडवांस की तरह रिकॉर्ड कीजिए लाइबिलिटी साइड में. उसे अपना इनकम ना बताइए, इनकम तब बताएंगे जब आपके गुड्स डिलीवर करने के लिए रेडी हो जाए. Sure about this. The rule says in an FOB sales, the ownership will pass only on the delivery of goods to the ship or carrier of that concerned buyer. So remember in FOB sales, if there's a question which manipulates you and tell you कि भाई हमने इधर तक डिलीवर कर दिया, बायर ने यहाँ डिलीवरी ले ली, चलेगा कि नहीं चलेगा, इतना याद रखिए कि यहाँ पर आपको you have to deliver to the ship, to the carrier, और जब आप डिलीवर करेंगे तभी ओनरशिप पास होगी. Sure about this? पक्का everybody. The next is services. अगर आपने गुड्स नहीं बट सर्विसेज देने का कंफर्म किया है, आप सर्विसेज देते हैं. अब वहां पर 2 तरह के मेथड्स हैं सर्विसेज में. एक होता है कंप्लीटेड सर्विस, एक होता है कंप्लीटेड सर्विस और एक होता है प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड. अब ये कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है कि जब आप सामने वाले को जो सर्विस दे रहे हैं, जब वो सर्विस पूरा देना कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे. मतलब वंस द सर्विस इज गिवन देन ओनली द रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड. बट प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड में ऐसा नहीं होता. प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड में लेट अस से फॉर एग्जांपल आप अगर उसको ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स सर्विस देने वाले हैं तो जैसे जैसे ईयर 1 में जितना काम होगा आप प्रोपोर्शनेटली उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे. सेम इज विथ ईयर 2, सेम इज विथ ईयर 3. सो कंप्लीटेड सर्विसेज में रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड पूरा एक साथ वंस द सर्विस इज डन. प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन में ऐसा नहीं होता. एज एंड व्हेन यू कंप्लीट अ प्रोपोर्शनेट सर्विस उतना पैसा आपको मिलता जाएगा. श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबॉडी? अब जैसे मैंने गुड्स के बना के रखे हैं, मैंने यहां पर सेल के भी कुछ वेरियस केसेस बना के रखे हैं. सो लेट अस टेक वन बाय वन. जैसे मैंने पीछे भी बात की थी इंस्टॉलेशन फीस, और आपको मालूम है इंस्टॉलेशन फीस तभी रिकॉर्ड की जाती है जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए. सेकेंड इज एडवर्टाइजिंग एजेंसीज कमीशन. अगर आप देखेंगे स्टार स्पोर्ट्स, स्टार वर्ल्ड कप बताते हैं और ये हमसे एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स के लिए पैसे लेते हैं. रूल कहता है ये अपनी एडवर्टाइजमेंट इनकम कब रिकॉर्ड करे. रूल सेज व्हेन एडवर्टाइजमेंट इनकम इज रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू व्हेन द एडवर्टाइजमेंट्स कम बिफोर द पब्लिक, व्हेन द एडवर्टाइजमेंट इज डिस्प्लेड ऑन द मीडियम, ऑन द टीवी. जिस दिन वो पब्लिक के सामने ऐड आएगा तभी वो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता है.
श्योर अबाउट दिस। द नेक्स्ट इज इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन कब करें? जब आपकी पॉलिसी जिसके लिए आपने निकाली है उसकी कमेंसमेंट डेट जब शुरू हो जाए, तब आप उस इनकम पॉलिसी पर जो आपने कमीशन कमाया है उसे अपना रेवेन्यू बता सकते हैं। रूल कहता है व्हाट अबाउट द कमीशन ऑन लोन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कमीशन लेते हैं, सामने वाले को ये प्रॉमिस करते हैं कि आई विल डू द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वर्क and project financing mein we'll help you in procuring the loan. The rule says in that case, when the loan is sanctioned, when the concerned customer has enters into a binding obligation, only then you should record your commission income on the loan on the project financing. The fifth is customized software. Now in customized software, the rule says you should record the revenue as per the stages of completion. So जैसे हमने पीछे बात किया proportionate completion method, जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे आप भी रिकॉर्ड करते चलेंगे। Sure about this. Now there is event management fees. If you know, आजकल बहुत चल रहा है event management fees की इनकम आप कब रिकॉर्ड करेंगे? Event management की फीस रिकॉर्ड होती है when the event takes place. Once the event is done, then you record your event management fees. There's also admission fees for film festival. What about that? The rule says such revenue should be recorded once the film festival is organized and conducted in a proper manner. The eighth one is tuition fees. Tuition fees कैसे रिकॉर्ड होगा? Over a period of institution. मतलब जैसे जैसे कोचिंग खत्म होते रहेगा वैसे वैसे आप अपनी रेवेन्यू को भी रिकॉर्ड करते चलेंगे। The next is franchisee fees. अब franchisee fees कब होगा? जब आपने किसी को टाइटल दे दिया, एग्रीमेंट बन गया और उसको आपने आपका नाम, आपका ब्रांड नेम यूज करने के लिए दे दिया, तब जाकर आप फ्रेंचाइजी फीस अपनी इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं। Sure about this. The next is entrance fee in clubs. अगर आप देखेंगे आजकल क्लब्स में दो प्रकार की फीस होती है। There's one time fee and there's annual membership fee. Now in clubs and all that, entrance fee जो होता है, it should always be capitalized. It cannot be taken to P&L. जो हम पहले one time भरते हैं, it is capitalized. Annual membership अगर है, I hope you're getting, annual membership अगर है, then you will record it in your P&L. So always understand, club में annual है या one time है? One time है, capitalized. Annual membership है, that is your income, you can take it to the P&L. Sure about this. Next, इंश्योरेंस क्लेम। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, इंश्योरेंस क्लेम का कैसे करें? तो रूल कहता है यू शुड रिकॉर्ड व्हेन इट इज सर्टन कि द कंपनी विल पे यू। अगर आपने इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च किया लेकिन आपको लगता है नहीं यार मुझे नहीं लगता है कि मुझे क्लेम मिलेगा, देयर इज नो सर्टनिटी कि कलेक्ट होगा या नहीं होगा, तो रूल सेज डू नॉट रिकॉर्ड। इंश्योरेंस क्लेम शुड बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन देयर इज सर्टन दैट यू विल रिसीव इट। एंड द लास्ट वन, इंटर सेगमेंटल सेल्स। होता है ना, एक ही कंपनी में दो सेगमेंट है, एक ही कंपनी में दो डिपार्टमेंट है, अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को बेच रहा है तो क्या वो रेवेन्यू है? बिल्कुल भी नहीं। रेवेन्यू या टर्नओवर उसे कहते हैं जब आप किसी थर्ड पार्टी, किसी कस्टमर, किसी आउटसाइडर को बेचते हैं। मेरी खुद की घर की 3 कंपनीज है, लेकिन अगर मैं यहां पर एक कंपनी, अगर मेरी कंपनी में 3 डिपार्टमेंट्स है, मैं एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को बेच रहा है, डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट सी को बेच रहा है, डिपार्टमेंट सी डिपार्टमेंट ए को बेच रहा है, तो क्या हम उसे ये कहेंगे कि ये देखिए मेरा टर्नओवर करोड़ों में चला गया? बिल्कुल भी नहीं। तो रूल कहता है इंटर सेगमेंटल सेल्स अगर है, प्लीज डू नॉट कंसिडर इट एज योर इनकम, प्लीज डू नॉट कंसिडर इट एज योर turnover, please do not consider it as your revenue for your overall entity financial statement. Sure about this everybody? So that's it from my side. We committed कि हम लोग हमेशा हर स्टैंडर्ड को टाइम बाउंड अच्छी तरह से प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं, जिससे सामने वाले का चार्ट भी बन जाए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझ में आ जाए और अच्छी तरह से उस स्टैंडर्ड की कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाए। So that's it from my side. Thank you very much. Please subscribe to our channel. I always say because through the analytics we can see that we have thousands of visitors who are checking our videos, learning, but there are more than 65% of the people which have still not subscribed. So we will just request you, agar aapko acha laga, please subscribe, because that helps us, it motivates us to make more and more videos relating to CA, CS, CMA and such other various commerce related professional courses. So please subscribe, and if there's any issue, any doubts, put it in the comment section and I will be more than happy to help you. Thank you very much guys. Enjoy. Hope आपका अच्छी तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 समझ में आ गया है। हमने बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी अपलोड किए हैं। I have a separate playlist for accounting standards. Please utilize and study nice. Thank you. Bye bye.